देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में, क्योंकि स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस एकमात्र दल था और एकमात्र, इसलिए एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में किसने वर्णन किया। तो क्वेश्चन काफ़ी होंगे, 100+ क्वेश्चन होंगे, तो जल्दी मैं करूँगा, डायरेक्ट आंसर बताते चलूँगा। और वैसे भी बहुत जल्दी आप लोगों का एग्जाम है, तो आप जल्दी ही चलेंगे। आंसर इसका है रजनी कोठारी। अगला प्रश्न, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है, जो हमारी संसदीय सरकार है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो संसदीय सरकार जो कार्य करती है विधायिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसदीय शासन प्रणाली का कौन सा गुण नहीं है। इनमें से कौन सा गुण जो है संसदीय शासन प्रणाली का नहीं है। सही आंसर इसका है मंत्रिमंडल की तानाशाही का भय। अगला प्रश्न, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया, इनमें से किसके द्वारा दिया गया। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण द्वारा लंबे समय तक एक दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कही जाने वाली व्यवस्था है। तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन, यानी जिसमें राज्य अलग नहीं हो सकते हैं लेकिन संघ अलग हो सकता है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। तो यह इसका जो सही आंसर है वो है परिसंघात्मक व्यवस्था में अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कही जाने वाली व्यवस्था। अगला प्रश्न, वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों या कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था में कि प्रांत हो या कार्यकारी इकाइयों हो, संघ जैसा चाहेगा वैसा करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी। ऑप्शन देख सकते हैं, रेगुलेटिंग पिट्स। तो सही आंसर जो इसका है वो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कोलकाता में की गई, ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। निम्न में से कौन सा अधिनियम वो है जिसके तहत एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर इसका है सन 1935 ईस्वी का अधिनियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो इसका जो सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1892 का, इससे भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। तो 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो ब्रिटिश संसद ने पारित किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने वाले निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, और सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, इनको विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु सारी संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इनमें से कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946 की, जिसके तहत क्या किया गया, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। भारत का संविधान भारत को इनमें से क्या घोषित करता है। सही आंसर है भारत का संविधान भारत को एक संघ घोषित करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संघ में कौन से देश के संघ के सदृश है। भारतीय संघ जो है वो कौन से देश के संघ के सदृश है। तो सही आंसर इसका है कनाडा से, जो हमने संघीय व्यवस्था भी कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। शुरू में अनुच्छेद कितने थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395। अभी भी इतने ही अनुच्छेद हैं, हाँ कुछ जो खंड जोड़े गए हैं संशोधन के द्वारा वो उनसे संख्या बढ़ी है, लेकिन मूल रूप से अनुच्छेद 395 ही। अगला प्रश्न, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे।
तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखिए, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। अच्छा, अपनाया गया वाला वही डेट आएगी जब अंगीकृत किया गया था, जब अंगीकृत किया गया था वही अपनाया गया। और अगर लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 हो गया, और अगर अंगीकृत या अपनाया गया है तो 26 नवंबर होगा, 26 नवंबर। तो सही आंसर इसका 26 नवंबर 1949। सही आंसर इसमें नहीं है, तो ध्यान रखेंगे 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। तो संकटकालीन व्यवस्थाएं जो हमने ली हैं वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली हैं, आपातकालीन उपबंध। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक में परिवर्तित हो सकती है, कब हो सकती है? ऑप्शन देख सकते हैं इसमें, और सही आंसर जो है वो है सारे के सारे राष्ट्रीय आपातकाल के समय एकात्मक हो जाती है, केंद्र से प्रशासन चलेगा, सामान्य निर्वाचन के समय, और 2/3 राज्यों द्वारा प्रस्ताव अगर पारित करके दे दे कि संघ ही सारे निर्णय ले तो भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सर्वोच्चता है, संघीय व्यवस्था में सर्वोच्चता किसकी है? तो सही आंसर है, संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का गठन हुआ किसके द्वारा हुआ? तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946, और दूसरी 11 और तीसरी 13 दिसंबर को, इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य एक विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो अनुच्छेद 370 था, लेकिन अब ये विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी आया और जम्मू कश्मीर से 2 यूनियन टेरिटरीज भी बना दी गई हैं, तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो करंट आपको ध्यान रखने हैं 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर पर प्रत्यक्षता लागू होता है? तो यही है अगला प्रश्न, होता था मतलब। अगला प्रश्न, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम का आधार क्या था? तो पुनर्गठन अधिनियम जो है भाषाई आधार पे हुआ था, और प्रॉपर भाषा आधार पे नहीं कहेंगे, ये कहा गया था कि जो भाषाई राज्य हैं एक भाषा के आधार पर या जो भाषा ज़्यादा बोली जाती है उस हिसाब से उस राज्य का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो 29th स्टेट भारत का कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा 29वां राज्य जो बना था वो तेलंगाना बना था। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है? तो भारत में जैसे कि मैंने बताया वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है 1956। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? तो जैसे कि मैंने बताया कि अब 28 हैं, लेकिन जिस टाइम ये एग्ज़ाम हुआ होगा उस टाइम 29। अगला प्रश्न 27, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया? भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन या निर्माण किया गया? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, गठन के आधार पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड का क्रम कौन सा है गठन के आधार पर? तो गठन के आधार पर उत्तराखंड का क्रम 27वां है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारतीय राष्ट्रपति थे, इनमें से कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने बिल को स्वीकृति दी थी उत्तराखंड राज्य निर्माण के? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KR नारायणन। अगला प्रश्न, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किया गया वर्ष 2007 में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रधानमंत्रियों में से एक ने की, सबसे पहले घोषणा इन प्रधानमंत्रियों में से किसने की थी? तो सही आंसर है HD देवगौड़ा जी ने। अगला प्रश्न, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल उत्तराखंड में राज्य अस्तित्व में आया? तो कौन से राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जो है उत्तराखंड अस्तित्व में आया? तो सही आंसर है KR नारायणन। अगला प्रश्न, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ है किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। 1950 के भारतीय संविधान के
भाग में कितने राज्य थे? तो सी भाग में उस टाइम क्या था कि भारत को क ख ग या ए बी सी और डी में विभाजित किया गया था। तो सी भाग में कितने राज्य थे? तो आंसर सही हो जाएगा 10। तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि 9 प्लस 10 और डी में एक था अंडमान निकोबार। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो कब हुआ? सही आंसर है आपका 1 जनवरी 2007। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का उदय कब हुआ? तो बहुत आसान है, 9 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हो तो सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करेगा। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है किन्हीं कारणों से और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तो राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, लोकसभा भंग करना, राज्यसभा का अधिवेशन बुलाना। तो संवैधानिक विशेष अधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत को गणराज्य कहा जाता है क्योंकि गणराज्य जो है उसी को कहा जाता है जहाँ का हेड ऑफ स्टेट जो है इलेक्ट होता है या चुन के आता है। तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष एक निर्वाचित प्रधान है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो गए। भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जैसे कि अभी बताया लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मंत्रिमंडलीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। मंत्रिमंडलीय सरकार में इनमें से किसमें वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए अपना पद छोड़ सकता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है तो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, लोकसभा के प्रति निम्न में से किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो उनके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है, वो भी उसकी बहुत लंबी प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, भारत का जो राष्ट्रपति है बोलते हैं कि नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष है एक तरह से, तो प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व हमारा प्रधानमंत्री ही करता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, आर्टिकल 164 के तहत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो इनमें से महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती मार्गरेट अल्वा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल हमारे सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? इनमें से किसकी नियुक्ति जो है राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो सही आंसर हो जाए मुख्यमंत्री की करता है, लोक सेवा आयोग के सदस्य की भी करता है, राज्य के महाधिवक्ता की भी करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो 2016 में जो
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था वो अनुच्छेद 356 के तहत लगा था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए? कौन सा मुख्यमंत्री था? तो वो थे BC खंडूड़ी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो उत्तराखंड की जो मंत्रिपरिषद है उसमें अधिकतम जो है मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, कब हुआ? पूछा गया था क्वेश्चन। सही आंसर है इसका 27 मार्च 2016 को। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री, सही आंसर है नित्यानंद स्वामी। अगर निर्वाचित पूछें तो ND तिवारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग के बिना पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग के बिना किसको पद से हटाया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो हैं, सही आंसर हो जाएगा GV मावलंकर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? उत्तराखंड में कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उत्तराखंड से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्य लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, किसको दी गई हैं? राज्य को या केंद्र को या इन दोनों को? तो सही आंसर है केंद्र को संघ के पास है। अगला प्रश्न, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो चुने जाने के अतिरिक्त जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है? तो भारत की संसद में शून्यकाल जो है दोपहर 12 बजे शुरू होता है। अगला प्रश्न, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर D, लोकसभा में किए जाते थे और अभी हाल ही में संविधान में संशोधन करके इसको इन पदों को हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो आरक्षित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर A, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हमने डिस्कस किया GV मावलंकर। और अगला प्रश्न, भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुए थे? तो भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन 1952 में हुए। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें जो हैं आरक्षित हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या है? उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 3 है। अगला प्रश्न, भारतीय बजट में शून्यकाल शुरू होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था ठीक 12 बजे के मध्याह्न में। अगला प्रश्न, संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो अधिकतम अवधि जो है 6 माह हो सकती है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संसद के समस्त सदस्य। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अभी हमने डिस्कस किया था लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड से 5 लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में सम्मिलित हैं? तो भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में ये उस टाइम के हैं। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, नाम याद रखें, ओम बिरला हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 की गई। कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो सही आंसर है 31वां संवैधानिक संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्यसभा के संबंध में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, सही है।
इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा का गठन 1953 में नहीं हुआ था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिससे राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? इन राज्यों में बताना है। तो इन राज्यों में उत्तराखंड में केवल 3 राज्यसभा सदस्य हैं। उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने हैं? 2000 उत्तराखंड में 1 सदस्य मनोनीत होता है, याद रखेंगे। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है? नहीं लेती है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेती है। तो यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में किस समुदाय को मनोनीत सीट दी जाती है? तो उत्तराखंड विधानसभा में मनोनीत सीट जो है आंग्ल भारतीय को दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? कौन सा राज्य है जहाँ विधान परिषद नहीं है? तो अपने राज्य में विधान परिषद नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार की। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन था? प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश पंत निर्वाचित पूछ रहा है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया था 2 सीटें आरक्षित हैं। भारत में निम्न राज्यों में से एक में विधान परिषद है, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इनमें से कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को कब अपनाया गया? काफ़ी चर्चा में भी रहता है। सही आंसर इसका है 1993 में। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा विधि बनाकर। अगला प्रश्न, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती हैं? जनहित याचिका जो है कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती हैं? तो जो PIL होती हैं वो उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय है, दोनों में प्रस्तुत की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? तो जनहित याचिका का प्रावधान जो है USA में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय जो है नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 25 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। अगला प्रश्न, किस आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्य कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं 65 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, उनमें से कौन से न्यायाधीश हैं जो उत्तराखंड के भी रहे और भारत के भी रहे? तो सही आंसर है इसका न्यायमूर्ति HS कपाड़िया। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन है? तो भारत में जो न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन है वो है PIL, जनहित याचिका। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है? तो अभी डिस्कस किया था नैनीताल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो इनमें से किन संस्थानों को विविधता में एकता स्थापित करने के लिए आवश्यक माना गया है? तो सही आंसर है ये सारे संस्थान, पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो ये वित्त आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत
के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थे पॉलिटी के क्वेश्चन। इसमें इंडियन पॉलिटी भी और उत्तराखंड की पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के